राकेश फिजिक्स क्लासेज वंस अगेन। आज हम लोग तरंग प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे। तरंग प्रकाशिकी आज शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो तरंग प्रकाशिकी जो है, जिसको वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स। उसमें सबसे पहला चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वेव फ्रंट के बारे में, जिसके बारे में हाइगन्स ने बात की। और उसके पहले न्यूटन साहब थे। न्यूटन साहब का कहना था कि जो प्रकाश होती हैं, है ना, उनका जो नेचर है, उनकी जो प्रकृति है, वो पार्टिकल की प्रकृति होती है। मतलब जो प्रकाश है वो एक पार्टिकल नेचर शो करता है। जैसे आप प्रकाश की किरणें जब आ रही होती है तो उसके सामने अगर आप हाथ डालते हैं तो उसकी छाया पीछे बनती है। ये प्रकाश के पार्टिकल नेचर को बताता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ये भी उसके कण प्रकृति को बताता है। ये पहली बार जो प्रकाश है उसका तरंग प्रकृति हाइगन्स ने बताया। और हाइगन्स ने बोला कि जो तरंगे हैं वो एक क्या कहते हैं, मटीरियल माध्यम जो होता है, कोई पदार्थ माध्यम है, उसके अंदर गमन करती है। तरंगों को गमन करने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है, पदार्थ माध्यम की ज़रूरत होती है। और वो माध्यम को उन्होंने एक काल्पनिक माध्यम माना, जिसको ईथर उन्होंने बोला, लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा उन्होंने नहीं बताया। वो एक काल्पनिक माध्यम है, तो हमें उसके बारे में बात नहीं करनी है। हम केवल ये समझेंगे कि उन्होंने जो बात की कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक तरंग के रूप में आगे चलती है, और तरंग जो है तरंगाग्र बनाते हुए आगे चलती है। तरंगाग्र वेव फ्रंट को बोलते हैं। तो वेव फ्रंट को बनाते हुए आगे गमन करती है। तो वो वेव फ्रंट को जो बनाते हुए आगे गमन करती है, वो वेव फ्रंट है क्या, ये हम लोग पढ़ेंगे। तरंगाग्र क्या होता है ये खूब आता है, तो आपसे आगे तरंगाग्र क्या होता है, तो इसको आप यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है। लेकिन डेफिनेशन को समझने के पहले, याद करने के पहले अगर समझ लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो जैसे मान लीजिए कोई सोर्स है, यहाँ पे मान लीजिए कोई सोर्स है। सोर्स का मतलब लाइट का कोई सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, बिंदु स्रोत है। तो बिंदु स्रोत से क्या होगा, मान लीजिए कि मैं बिंदु स्रोत मैंने लिया, तो बिंदु स्रोत से क्या होगा, जो प्रकाश की किरणें हैं वो हर एक दिशा में जाएगी। इधर भी जाएगी, है ना, इधर भी जाएगी, प्रकाश की किरण इधर भी जाएगी, प्रकाश की किरण इधर भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी। प्रकाश की किरण हर एक दिशा में जाएगी, है ना। ये बिंदु स्रोत हमने ले लिया है, तो प्रकाश की किरणें ऊपर भी आएगी, प्रकाश की किरणें पीछे भी जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये ऐसा जो बिंदु स्रोत होता है, कहीं पे भी बल्ब जला रहे होते हैं अगर मान लीजिए, तो वहां से प्रकाश की किरणें एक्स की दिशा में, वाई की दिशा में, जेड की दिशा में, मतलब एक इस तरीके का गोला बना लेगा, जिसको स्फेरिकल बोलते हैं। तो गोलीय तरह का जो है वहां से प्रकाश निकलेगा, एक्स की दिशा में भी निकलेगा, वाई की दिशा में भी निकलेगा, जेड की दिशा में भी निकलेगा। तो जो उसका जो गोलीय सतह होगा, अगर थोड़ी दूर के बाद अगर आप कोई सतह बनाएंगे तो वो गोलीय सतह बनेगा। मतलब प्रकाश की किरणें जो होती है एक किसी बिंदु से जब निकलती है तो एक गोलीय दिशा में निकलती है। मतलब उसका रेडियस जो होता है, रेडियस के अलॉन्ग जो है आपका प्रकाश का किरण निकलता है। अब मान लीजिए कि प्रकाश का जो किरण है किसी माध्यम में अगर गतिमान है तो उसका कुछ ना कुछ वेग होगा। अब प्रकाश की किरणें जो हैं वो उसको हाइगन्स ने बोला कि तरंग के रूप में निकलती है। तो तरंग का भी कुछ गति होगा, तरंग का भी वेग होगा। अगर तरंग का वेग मान लीजिए कुछ है, v है, तो तरंग का अगर वेग v है तो t समय में वो भी कुछ दूरी तय करेगा। तरंग का वेग मान लीजिए v है, तो v गुना t दूरी होता है, वेग गुना समय जो होता है, या चाल गुना समय दूरी बोलते हैं। तो अगर v वेग से अगर कोई गतिमान है आपका तरंग, जैसे यहाँ से तरंग निकला और ये तरंग जो है v वेग से गतिमान है, तो t समय में कुछ दूरी तय करेगा। और जो हाइगन्स साहब थे उनका कहना था कि जो प्रकाश का स्रोत होता है वहां से जब तरंग निकलता है तो किसी भी दिशा में जब वो जाता है तो उसका वेग समान होता है। v वेलोसिटी से ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, सब v वेलोसिटी से निकलेगा। तो t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर t टाइम की बात करेंगे तो इसका डिस्टेंस कुछ आना चाहिए, और वो डिस्टेंस अगर हम निकालना चाहते हैं तो आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है वेग गुना टी, v गुना टी होता है। तो ये हो जाएगा दूरी बराबर वेग गुना जो समय होता है। अगर इतना ले तो मान लीजिए vt डिस्टेंस चारों डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, क्योंकि सब तो v वेग से ही जा रहा था।
तो टी समय में अगर मान लीजिए मैं एक ऐसा बना दूं, रेडियस वाला एक स्फीयर बना दूं, तो ये वाला भी वीटी हो जाएगा, ये वाला भी वीटी हो जाएगा, ये भी वीटी होगा, ये भी वीटी होगा, ये भी वीटी होगा, ये भी वीटी होगा, सब वीटी होगा, ये रेडियस बन जाएगा, सब वीटी बनेगा, मतलब ये वाला दूरी वीटी हो जाएगा सब, तो रेडियस बन जाएगा। मतलब ये जो है ये स्फीयर बन जाएगा, जिसको आप गोला बोलते हैं, तो ये गोला गोलीय सतह बनाएगा, ठीक है ना। ये गोली अगर सारी बिंदुओं को हम मिला दें, अब जरा देखिए अगर दूरी सबने समान तय किया है, तो दोनों के बीच की दूरी भीटी है, भीटी है, भीटी है, तो दूरी का अंतर नहीं हुआ, इसको कहते हैं पथ का अंतर, पाथ डिफरेंस, ठीक है ना, पथांतर बोलते हैं। मतलब ये वाला जो वेव गया यहाँ पे और दूसरा वेव यहाँ पे गया, तो दोनों के पथ का अंतर कितना है भाई, तो पथांतर अगर बोले, पाथ डिफरेंस जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, पथांतर मतलब पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया, अगर पाथ डिफरेंस निकालिएगा तो एक का पाथ भीटी है और दूसरे का भी पाथ भीटी, दोनों सेम ही पाथ दूरी तय किया, तो पथांतर कितना आया, दोनों कट करके 0, है ना। तो पथांतर ये हो गया। अब अगर कलांतर निकाले, फेज डिफरेंस इसको बोला जाता है, कला का अंतर, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस की परिभाषा होती है या सूत्र होता है 2 पाई बाई लैम्डा गुना पथांतर होता है, पथ का डिफरेंस होता है। तो ये हो गया 2 पाई बाई लैम्डा, पथांतर क्या है 0, इसका मतलब कलांतर भी 0 हो गया। देखिए फेज डिफरेंस को, कलांतर जो होता है उसको डेल्टा फाई से डिनोट करते हैं ज्यादातर, और पथांतर को डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। तो क्या दिख रहा है, पथांतर 0 है और तो कलांतर भी 0 है। मतलब यहां से जो प्रकाश की किरणें तरंग के रूप में टी समय बाद पहुंच रही है, तो vt डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, vt डिस्टेंस तय कर रही है, ये भी vt डिस्टेंस तय कर रही है, ये भी vt डिस्टेंस तय कर रही है, ये भी। तो सारे जो ये जो सारे कण हैं, जो प्रकाश का जो तरंग जहां पे पहुंचा ये है ना, वो सारे जो हैं सेम दूरी तय करके यहाँ पे पहुंचा, vt vt vt। तो सबका पथांतर 0 हो गया, तो कलांतर भी 0 है। कलांतर कला जो होती है, कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई तरंगे होती हैं, तरंगे इस तरीके से गमन करती हैं, है ना। तो इसका जो इक्वेशन होता है, इधर जो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट इधर जो बोलते हैं उसको विस्थापन बोलते हैं, कितना दूरी तक विस्थापन हुआ, और इसको जो मैक्सिमम ये वाला आता है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, ए से इसको संकेत करते हैं। लेकिन इधर जो दूरी तय करता है ये वो पथांतर होता है, सॉरी वो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और ये टाइम के साथ होता है। तो इसका इक्वेशन लिखा जाता है y बराबर a sin ओमेगा टी, जहां पे साइन के साथ जो कोण होता है ओमेगा टी, इसको बोलते हैं कला, ठीक है ना। तो एक वेव मान लीजिए ऐसा है, दूसरा वेव कुछ ऐसे चले, ठीक है ना, दूसरा वेव मान लीजिए ऐसे नहीं चल करके ऐसे चले, ठीक है ना, इस तरीके से चले, तो ये भी एक प्रोड्यूस कर रहा है एम्पलीट्यूड। इसका एम्पलीट्यूड अगर मैंने मान लीजिए कि इसका एम्पलीट्यूड a1 ले लिया, इसका a2 ले लिया, दूसरे का अलग ले लिया, तो इसका a1 लिखेंगे और दूसरा का a2 लिखेंगे, लेकिन दोनों में कला का डिफरेंस है। ये देख रहे हैं, शुरू कर रहा है कहीं और से, मान लीजिए इसको मैंने 1 से नहीं, यहाँ से नहीं लेकर के मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ ऐसे, तो कुछ इस तरीके से जा रहा है। तो मतलब जो दूसरा जो वेव है उसके अंदर अगर कला का कुछ अंतर होता है तो लिखा जाता है a1 a2 साइन ओमेगा टी के जगह पे कुछ जोड़ देते हैं, ओमेगा टी प्लस फाई मान लीजिए जोड़ दिया। मतलब इससे ये पता चलता है कि इसकी कला ओमेगा टी है और इसकी कला ओमेगा टी प्लस फाई है। कला का मतलब फेज, फेज जो होता है एंगल होता है, मतलब ये बताता है कि आपका जो कण है कहाँ पे स्थित है। जैसे ये वाला बता रहा है t इज इक्वल टू 0 पे आपका कण कहाँ है, तो 0 पे है, लेकिन ये t इज इक्वल टू 0 पे बता रहा है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पॉइंट जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब क्या है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, t इज इक्वल टू 0 पे 0 देगा तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये t इज इक्वल टू 0 पे साइन फाई दे रहा है, ये 2 साइन फाई, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों का अंतर है कि दोनों में जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अगर होता है, दोनों में कला का अंतर है तो फाई का अंतर है। अगर सेम कला होगा, सेम, तो इसका मतलब ओमेगा टी ये होगा तो ये भी ओमेगा टी होगा। तो कला का अंतर यहाँ पे फाई है, इसका कला है ओमेगा टी प्लस फाई, इसका है ओमेगा टी, लेकिन यहाँ पे क्या है, कला का अंतर कह रहा है 0 है, मतलब अगर इसका ओमेगा टी होगा तो इसका भी ओमेगा टी होगा। मतलब क्या है कि जब सेम कला में होता है, इसको अगर मैं दिखाऊं कि सेम कला में दो ऑब्जेक्ट होता है, ये दो तरंगें होती है,
जैसे मान लीजिए एक तरंग ऐसे चल रहा है तो दूसरा तरंग इसी तरीके से चलता है, मतलब इसका जब जीरो रहेगा तो ये भी तरंग जीरो रहेगा। ये जब अधिकतम रहेगा इसका एम्पलीट्यूड, इसको आयाम बोलते हैं, तो इसका भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। ये फिर जीरो हो गया, ये वाला जीरो हो गया तो ये वाला भी जीरो हो जाएगा। ये निगेटिव में मैक्सिमम होगा, मतलब अधिकतम इसका आयाम होगा एम्पलीट्यूड, तो इसका भी अधिकतम हो जाएगा। मतलब जैसे एक तरीके से ये जब ऊपर जाएगा तो सब ऊपर जाएगा, नीचे आएगा तो सब नीचे आएगा, और एक ही लेवल पे रहेगा हमेशा, उसको कहते हैं सेम कला में होना। जैसे आप परेड वगैरह देखते हैं तो जो क्या कहते हैं 26 जनवरी में दिखाता है ना परेड, उसमें देखते हैं सारा जो सैनिक होता है उसका पैर जब जाता है तो एक साथ ऊपर जाता है, हाथ एक साथ ऊपर जाता है, तो जाता भी एक साथ है एकदम, आता भी एक साथ है एकदम, लगता है आपको कि एक साथ सब कुछ हो रहा है। तो जब एक साथ एक ही दिशा में एक ही लेवल पे हो सब कुछ, तो उसको हम सेम कला में बोलते हैं, समान कला में बोलते हैं। तो समान कला का मतलब ये है कि देख रहे हैं इसका अधिकतम है तो इसका भी अधिकतम है, इसका जीरो है तो इसका भी जीरो है, इसका फिर से जीरो हुआ तो इसका भी जीरो हो गया, इसका निगेटिव हो गया मैक्सिमम हो गया तो इसका भी निगेटिव मैक्सिमम हो गया। इस तरीके से चलता है जब तरंग, तो उसको समान कला में बोलते हैं। तो जब दो या दो से अधिक तरंगे हैं समान कला में होती है तो इस तरीके से होती है, सब एक साथ एकदम ऊपर रहेगा, सेम ही लेवल पे रहेगा, या एक साथ नीचे रहेगा, सेम ही लेवल पे रहेगा, जहां भी रहेगा सेम ही लेवल पे होगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर, नीचे जाएगा तो नीचे, है ना। तो वैसे स्थिति में ये समझना जरूरी है कि जब कला का अंतर नहीं होता है तो यहाँ पे जो भी कण हैं ये सारे कण एक ही कला में कंपन कर रहे होते हैं, और एक ही कला में कंपन करने का मतलब एक ही साथ ऊपर जा रहे होते हैं या एक ही साथ नीचे जा रहे होते हैं। ऐसे जो भी कण हैं उनको मिलाने वाली जो सतह होती है, ये वाली सतह, ठीक है ना, इसी सतह को कहा जाता है तरंगाग्र। तो हमने देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, समान कला की स्थिति में कंपन करने वाले सभी माध्यम कणों को, ये देख रहे हैं ये कण है, ये समान कला में कंपन कर रहे हैं, इनको जोड़ने वाली सतह जो है इसको, है ना, उसको तरंग पृष्ठ या मतलब सतह के तरंग पृष्ठ को, मतलब ये तरंग जो है उसी का ये पृष्ठ बन जाता है तो तरंग पृष्ठ कहेंगे, उसी को तरंगाग्र कहते हैं, तो उसको वेव फ्रंट कहा जाता है। तो ये जो गोलीय सतह बना है ना, इसी को वेव फ्रंट या तरंगाग्र बोलते हैं, इसको वेव फ्रंट या तरंगाग्र बोलते हैं, ठीक है ना। तो तरंगाग्र में ध्यान रखना, तरंगाग्र ये हो गया अगर, तो तरंगाग्र का क्या समझना है कि तरंगाग्र के सारे बिंदुओं पर जितने भी कण होते हैं वो सारे कण, मतलब बहुत सारे कण होते हैं, इनफाइनाइट अनंत कण होते हैं, सब समान कला में कंपन कर रहे होते हैं, और समान कला में कंपन करते हैं, है ना। तो इसका मतलब है एक साथ कहीं पे जाते हैं ऊपर की दिशा में, तो ऊपर की दिशा में समान स्तर पे होते हैं, मतलब ऊपर जाएंगे लेवल जो है एक ही होगा, सब एक ही लेवल पे कम होंगे, ऊपर जा रहे होंगे सब एक साथ ऊपर जा रहे होंगे, सब एक साथ नीचे आ रहे होंगे। तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग को ये बात पकड़ में आ रही होगी कि मैंने जो परेड से बताया कि जब आर्मी वगैरह जो परेड करती है तो उसमें सारे का पैर एक साथ ऊपर जाता है, एक साथ नीचे आता है, तो सबका देखिएगा किसी का भी अलग नहीं रहता, अदरवाइज आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो वो एक प्रैक्टिस से करते हैं, लेकिन वो समान कला में करने के लिए प्रैक्टिस होती है। तो देख रहे हैं उसी को मैंने लिखा यहाँ पे, समान कला की स्थिति में कंपन करने वाले सभी माध्यम कणों को स्पर्श करने वाली ये माध्यम कण ये है, माध्यम कण ये वाला हो गया, माध्यम कण ये वाला हो गया, माध्यम कण ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, सबको आपने मिला दिया तो वो एक सतह बन गया, उस तरंग पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। तो ये एक नंबर का डेफिनेशन 2 नंबर में बहुत आता है, ध्यान रखिएगा। तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं इसके बाद हम लोग करेंगे, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है कि प्रकाश का जो स्रोत था वो ये था, और प्रकाश की स्रोत जो है ऐसे प्रकाश के स्रोत से प्रकाश की किरणें ऐसे निकल रही है, इसका मतलब तरंगाग्र के ऊपर प्रकाश की किरणें लंबवत होती है, तरंगाग्र के ऊपर प्रकाश की किरणें लंबवत हो गई, ये तरंगाग्र हो गया आपका, जिसको मैंने लिखा वेवफ्रंट, ये तरंगाग्र हो गया। और तरंगाग्र से जो किरणें निकल रही है ये किसके दिशा में निकल रही है, तो रेडियस जो है आपका, रेडियस जिसको त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या की दिशा में, और त्रिज्या जो है लंबवत होता है, इसलिए ये प्रकाश की किरणें जिधर निकल रही है वो त्रिज्या की दिशा में वो लंबवत है, इसलिए तरंगाग्र के ऊपर प्रकाश की किरणें जो होती है उसकी दिशा हमेशा लंबवत होती है, जो मैंने लिखाया है।
प्रकाश की किरण जिससे प्रकाश के संचरण की दिशा, देख रहे किरण इधर जा रहा है तो संचरण की दिशा वही होगी, निरूपित होती है, हमेशा तरंगाग्र के लंबवत होती है, ये बताया। और तीसरा है तरंगाग्र का जो वेग होता है वही होता है जो जिससे तरंगे आगे बढ़ती है। मतलब ये तरंग निकल करके आ रही है, अगर इसकी वेलोसिटी v थी तो ये तरंगाग्र इसी तरीके से दूसरा तरंगाग्र बनता है, तीसरा तरंगाग्र बनता है, ये बनते जाता है आगे, उसके बारे में अभी बात करेंगे। और वो तरंगाग्र का भी जो वेग होता है वही होता है जो तरंग होता है, तो तरंगाग्र भी उसी वेग से आगे बढ़ती है जिस वेग से तरंगे आगे बढ़ती है। तो तरंगे अगर भी वेग से आगे बढ़ रही है तो तरंगाग्र का भी वेग भी ही होता है, ठीक है ना। तरंगाग्र उसी वेग से गमन करता है जिस वेग से, है ना, ये तरंगे गमन करती है। और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तरंगाग्र। अब इसी तरीके से क्या मतलब तरंगाग्र के बारे में जो बात किया, किन्होंने बात किया, तो मैंने कहा था अभी हाइगन्स ने बात किया था। तो हाइगन ने क्या बोला कि जो ये तरंगाग्र होती है उसका हर एक बिंदु, है ना, फिर से एक जो है नया स्रोत बन जाता है। ये जो तरंगाग्र का हर एक बिंदु है, ये सब सारा बिंदु है, एक नया स्रोत बन जाता है, ठीक है ना। और वो नया स्रोत जो बनता है उस स्रोत से फिर से तरंगे आगे निकलती है। मतलब जैसे ये बिंदु हो गया तो ये नया स्रोत बन जाता है, तो यहाँ से फिर से तरंग आगे निकलेगी। अगर फिर से आप t समय लेते हैं तो t समय के बाद फिर से ये तरंग आगे जाएगा, मतलब इतना रेडियस या छोटा रेडियस ले लेते हैं, t1 समय ले लेते हैं तो उसके हिसाब से आगे जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से तरंग जो है फिर से आगे निकलती है, मतलब तरंगाग्र बनाते हुए। तो तरंगाग्र कैसे बनाएगा, vt डिस्टेंस मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस है, यहाँ पहुंचेगा, vt डिस्टेंस है तो ये वाला यहाँ पहुंचेगा, फिर vt डिस्टेंस यहाँ पे ये इधर हो जाएगा। उसी तरीके से आपको हर एक दिशा में लेना पड़ेगा। यहाँ पे मान लीजिए मैंने vt डिस्टेंस है, यहाँ से फिर से इस बिंदु से लेना पड़ेगा, तो इस बिंदु से ले लिया, है ना। यहाँ पे इस बिंदु से vt डिस्टेंस यहाँ पे ले लिया, इस डायरेक्शन में vt डिस्टेंस यहाँ ले लिया, इस डायरेक्शन में vt डिस्टेंस t टाइम ही ले रहे हैं, अगर t1 लीजिएगा तो अलग लेना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस वाइज। इसको फिर से अगर आप मिला देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से मिला दिया आपने, तो ये जो नया बना है ना, ये फिर से इसको कहते हैं द्वितीयक तरंगाग्र, सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलते हैं, ठीक है ना। दो फिर भी ये भी देखिए उसी तरीके से, मतलब ये जो हाइगन साहब थे उन्होंने क्या कहा कि ये जो तरंगाग्र बना इसका प्रत्येक बिंदु एक नया प्रकाश स्रोत या तरंग स्रोत का काम करता है, जहां से तरंगे फिर से आगे बढ़ती है, पीछे की दिशा में तरंगे नहीं बढ़ती है, ऐसा हाइगन्स ने बोला। तो आगे की दिशा में तरंगे जो है उसी वेग से गमन करते रहती हैं, तो फिर से भी वेग से गमन करेगी तो t समय में यहाँ से यहाँ ये वाला जो दूरी हो जाएगा, फिर से ये vt दूरी हो जाएगा, ये वाला दूरी है ना, यहाँ से यहाँ की दूरी जो हो जाएगी vt हो जाएगी, ये भी vt, ये भी vt हमने लेकर के फिर से मिला दिया, तो नया तरंग बनेगा, नया तरंगाग्र जो बनेगा उसको सेकेंडरी वेवलेट्स या सेकेंडरी वेव फ्रंट कहा जाता है, ठीक है ना। ये सारे जो नए स्रोत बन जाते हैं इसको सेकेंडरी डिस्टरबेंस कहा जाता है। फिर ये जो सारा बिंदु है ये फिर से नया स्रोत बनेगा, है ना, न्यू वेवलेट्स बन जाते हैं, न्यू वेव डिस्टरबेंस का सोर्स बन जाता है, यहाँ से फिर से वेव आगे निकलता है और इस तरीके से वेव फ्रंट बनाता हुआ आगे चलता जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वेव फ्रंट किसको कहते हैं और वेव फ्रंट के कितने प्रकार होते हैं, तो अभी बताएंगे आपको नेक्स्ट में टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है ना। तो उसको नेक्स्ट हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स, ठीक है ना, तरंगाग्र के प्रकार। तो तरंगाग्र के प्रकार में पहला जो होता है वो गोलीय तरंगाग्र होता है। उसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको पहले ही बता रखा है, जो पिछले यहाँ पे समझा रहे थे उसमें बताया था आपको कि अगर बिंदु स्रोत एक होता है, कोई भी स्रोत बिंदु स्रोत होता है, तो वहाँ से निकलने वाली प्रकाश की तरंगे, है ना, वो सभी दिशाओं में गमन करती है, और जब सभी दिशाओं में गमन करेंगी तो t समय बाद समान दूरी तय करेगा, vt इस तरीके से समान दूरी तय करेगा। तो उन सारी बिंदुओं को जो हमने कहा था कि समान दूरी जब तय करेगा vt, तो सारे बिंदु एक समान कला में कंपन कर रहे होंगे, ठीक है ना। और समान कला में जब कंपन करेंगे ये सारी की सारी बिंदुएं, तो इनको जो मिलाने वाली सतह होगी, है ना, उसको उस सतह
द्वारा तरंगाग्र का निर्माण होता है। और ये चूंकि गोलीय सतह होगा, क्योंकि x की दिशा में भी बिंदु स्रोत से x की दिशा में भी तरंग निकलेगी, y की दिशा में भी निकलेगी, z की दिशा में भी निकलेगी। तो ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे कोई बिंदु स्रोत है, यहाँ से बिंदु स्रोत से x की दिशा, y की दिशा और z की दिशा तीनों में तरंग निकलेगा, तो वो एक गोलीय सतह बनाएगा। और गोलीय सतह t समय में हमने कहा था कि तरंग सभी दिशाओं में समान वेग से गमन करती है। तो v वेग से इधर भी, तो v वेग से इधर भी, v वेग से इधर भी। तो सारे दिशाओं में t समय में समान दूरी तय करेगा। vt सब एक साथ समान दूरी जब तय करेगा, तो मैंने कहा था कि उसके पथ के अंदर में कोई अंतर नहीं होगा, पथांतर उसका जीरो होगा, पाथ डिफरेंस जीरो होगा। और पाथ डिफरेंस जीरो जब है तो फेज डिफरेंस भी जीरो होगा, कला में भी कोई अंतर नहीं होगा। और उस स्थिति में ये जो कणें हैं, जो ये कण होंगी, ये समान कला में कंपन कर रही होंगी। और समान कला में जब जब कंपन करती है आपके कणें, तो उनको जब सतह मिलाते हैं तो उसको हमने कहा था तरंगाग्र बोलते हैं। तो ये गोलीय सतह है, इसलिए इसको गोलीय तरंगाग्र बोलेंगे। और किरण किधर निकलेगा, तो इस तरीके से, जो कि त्रिज्या की दिशा होती है। मैंने कहा था तरंग जो होती है वो, या किरण जो होती है, प्रकाश की किरणें होती हैं, वो तरंगाग्र के ऊपर हमेशा लंबवत होती हैं। तो ये त्रिज्या हमेशा गोला पे लंबवत होता है, ये सारा लंब होता है। तो ये ध्यान रखना है, इसी वजह से ये त्रिज्या की ही दिशा में निकलेगी। तो जो प्रकाश किरण की दिशा होगी वो त्रिज्या के अनुदिश होगी, रेडियल लाइंस होगी उसकी, है ना। तो त्रैज्यिक रेखा हो सकता है। तो मैंने गोलीय तरंगाग्र में यही लिखा है, यदि किसी माध्यम में स्थित बिंदु स्रोत से तरंगे उत्सर्जित होती है तो ये सभी दिशाओं में फैल जाती हैं, है ना। इस स्थिति में समान आयाम, मतलब ये vt डिस्टेंस सेम है, मतलब सेम आयाम होगा, इसका सेम एम्पलीट्यूड होगा। समान कला में कंपन कर रहा है, जब सेम होगा तो इसका जो कंपन होगा वो भी समान कला में होगा। तो उसको जो जोड़ने वाली लाइन होती है उसको लोकस भी बोला जाता है। बिंदु पथ एक गोलीय सतह होता है और इस कारण प्राप्त तरंगाग्र को गोलीय तरंगाग्र कहा जाता है। प्रकाश की किरणें गोलीय तरंगाग्र की त्रिज्या के अनुदिश होती है, तो त्रिज्या के अनुदिश होती है, तो ये गोलीय तरंगाग्र है। दूसरा हम लोग करेंगे बेलनाकार तरंगाग्र। और बेलनाकार जो तरंगाग्र होता है वो, उसके लिए हमको एक स्लिट लेना होता है, एक थोड़ा बिंदु स्रोत के जगह पे एक स्लिट लेना होता है, छिद्र लेना होता है, ठीक है ना। तो हम लोग अब नेक्स्ट जो करेंगे बेलनाकार तरंगाग्र करेंगे। तो बेलनाकार तरंगाग्र कैसा होगा? बेलनाकार तरंगाग्र जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो प्रकाश स्रोत होता है वो एक स्लिट होता है, इस तरीके से स्लिट होता है, बारीक सा छिद्र होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से जो प्रकाश की किरणें होंगी किरण निकलेगी, तो प्रकाश की किरणें ऐसे जाएगी, प्रकाश की किरणें ऐसे जाएगी, प्रकाश की किरणें ऐसे जाएगी, प्रकाश की किरणें ऐसे जाएगी। इस तरीके से प्रकाश की किरणें निकलेगी हर एक बिंदु से। मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे है तो यहाँ से भी प्रकाश की किरणें ऐसे जाएगी, इस तरीके से जाएगी, है ना। प्रकाश की किरणें एकदम सारी दिशाओं में निकलेगी इस तरीके से, है ना। प्रकाश की किरणें इस बिंदु को भी लीजिएगा तो प्रकाश की किरणें यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, है ना। इस तरीके से प्रकाश की किरणें निकलेगी। तो ये जो है प्रकाश की किरणें हर एक दिशाओं में निकलती हैं अगर छिद्र होता है तो। और इन सारे छिद्रों को ये छिद्र जो है, जो सारे से प्रकाश की किरणें इस तरीके से निकलेगी, मतलब आपका जो स्रोत है इस तरीके का है। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें इधर निकलेगी, इधर निकलेगी, इधर निकलेगी, इधर निकलेगी, यहाँ से प्रकाश की किरणें इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्रकाश स्रोत जो होता है उसका हर एक बिंदु एक स्रोत का काम करता है, बिंदु स्रोत है। तो इतना लंबा स्लिट है, इसका मतलब है छिद्र रेखीय स्रोत है। तो रेखीय स्रोत है तो सब बिंदु से प्रकाश निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो इसको अगर आप बना करके और उसको जो समान कला में जो भी यहाँ पे कंपन कर रहे होते हैं उनको अगर बनाएंगे तो समान दूरी लेना पड़ेगा। मतलब फिर से ये वाला vt डिस्टेंस जितना है सबको अगर मिलाइएगा तो ये बेलन बन जाता है। कैसे? तो इस तरीके का। यहाँ पे आपका एक बिंदु हो गया, एक बिंदु आपका यहाँ पे हो गया, ये हो गया रेखीय छिद्र। अगर ए बी बोलिए तो ये रेखीय छिद्र हो गया। अब देख लीजिए यहाँ से किरण ऐसे निकलेगा, है ना, किरण ऐसे भी निकलेगा, किरण ऐसे भी निकलेगा, है ना। इसके अलावा ये जो रेडियस है, इधर रेडियस है, ऐसे निकलेगा,
किरण ऐसे भी निकलेगा, किरण ऐसे भी निकलेगा, किरण ऐसे भी निकलेगा, है ना। इस तरीके से यहाँ पे लीजिएगा तो किरण ऐसे भी निकल सकता है, किरण ऐसे भी निकल सकता है, फिर ऐसे निकल सकता है। सब रेडियस है, रेडियस के इक्वल है, सब रेडियस है, इस तरीके से निकल सकता है। मतलब सारा जो ये वाला जो VT VT होगा टी टाइम में सारा VT VT होगा, है ना। ये बोर्ड के ये वाला लाइन बोर्ड के पीछे है, ये वाला लाइन बोर्ड के पीछे है, लेकिन आपको दिख रहा है कि ये सिलेंडर के टाइप का है। ये जो पॉइंट है उसी तरीके से हम यहाँ भी बना सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप कुछ इस तरीके का एक लाइन ले लेंगे तो यहाँ से ये सेंटर हो जाएगा, इस तरीके से किरण जाएगा, है ना। किरण किस तरीके से पहुंचेगा यहाँ, ये हो जाएगी किरण का डायरेक्शन ऐसे, है ना। तो वेव ऐसे निकलेगा। तो क्या दिख रहा है, सारे बिंदु को अगर मिला रहे हैं, इस बिंदु को इस बिंदु को इस बिंदु को सबको मिला रहे हैं, तो कैसा बन रहा है, सिलेंडर बन रहा है ना, बेलन बन रहा है। तो बेलन अगर बन रहा है तो इसी को इसलिए इसको बेलनाकार तरंगाग्र बोला जाता है ना। कैसा है, बेलनाकार तरंगाग्र। और किरण की दिशा कैसे होगी, तो तरंग के परपेंडिकुलर होती है। मतलब ये भी ये वाली जो दिशा है वो किरण की दिशा है ना, प्रकाश किरण की दिशा। तो प्रकाश किरण की दिशा हमेशा लंबवत होती है, प्रकाश किरण की दिशा। तो ये ध्यान रखना है कि ये वाली दिशा है सब रेडियस के अलोंग, फिर से बेलन के रेडियस के दिशा में तरंग की दिशा मतलब प्रकाश के संचरण की दिशा होगी। तो मैंने यहाँ लिखा है बेलनाकार तरंगाग्र में कि यदि किसी माध्यम में स्थित प्रकाश स्रोत एक बारीक रेखा छिद्र, इसको नैरो स्लिट बोला जाता है ना। तो बारीक छिद्र है, अगर रेखा छिद्र है एक रेखा के रूप में इस तरह का लंबा सा, जिससे तरंगे उत्सर्जित होती है, तो प्राप्त तरंगाग्र बेलनाकार तरंगाग्र कहलाती है। क्यों, क्योंकि रैखिक स्रोत से इस रैखिक स्रोत से समान दूरी पर VT 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 डिस्टेंस है, उसी तरीके से VT VT, ये जो है एक समान दूरी पर जो सभी बिंदु होते हैं वो काल्पनिक बेलन के ऊपर होते हैं, जो समान कला में होंगे। क्योंकि समान दूरी अगर तय कर रहा है तो समान कला में होगा, तो उसके पृष्ठ को ही हम तरंगाग्र कहते हैं। तो बेलन का पृष्ठ होता है, इसलिए उसको बेलनाकार तरंगाग्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा टाइप का है, वो बेलनाकार तरंगाग्र है। तीसरा जो होता है वो उसको हम बोलते हैं समतल तरंगाग्र। ठीक है ना, तो तीसरा हम लोग तरंगाग्र करेंगे समतल तरंगाग्र। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा प्लेन वेव फ्रंट, है ना, जिसको समतल तरंगाग्र कहते हैं। समतल तरंगाग्र भी बिंदु स्रोत से ही बनता है। बिंदु स्रोत में आपने क्या लिया था कि अगर बिंदु स्रोत यहाँ पे है ना, तो इससे जो तरंगाग्र प्राप्त होता है उसको गोलीय तरंगाग्र बोलते हैं। क्योंकि इससे VT दूरी पर जो होता है वो समान दूरी पर अगर स्थित है, उसको अगर मिलाते हैं VT दूरी पर लेकर के, तो ये गोलीय तरंगाग्र बन जाता है। लेकिन ये गोलीय तरंगाग्र अगर बहुत दूरी पर लिया जाए, जैसे ये वाला एक तरंगाग्र और बनाया, दूसरा तरंगाग्र बनाया, इस तरीके से बनाया, तो आप क्या देखते हैं कि जैसे जैसे इसकी त्रिज्या बढ़ती जाती है, गोलीय तरंगाग्र की त्रिज्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तो देख रहे हैं यहाँ पे सतह को देखिए, तो यहाँ पे सतह जो है वक्रीय ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे सतह कम वक्रीय दिख रहा है। देख रहे हैं, अब यहाँ पे देख लीजिए इस सतह को, तो और वक्रता कम गई। तो उसी तरीके से जब ये जो गोलीय है वो बहुत दूर चला जाता है, बहुत लार्ज दूरी पे होता है, तो ये वाला जो देखिएगा तो करीब करीब आपको एकदम सीधा प्लेन दिखता है, एकदम इस तरीके से। तो बहुत, ये तो मैंने लिखा इतनी ही दूरी की बात की, लेकिन ये बहुत लार्ज डिस्टेंस ले लिया जाए, बहुत अधिक दूरी ले लिया जाए, तो वहां पे जो वक्र है वो समतल बन जाता है। जैसे आपका पृथ्वी है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6400 किलोमीटर है ना, 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर। तो पृथ्वी का जो रेडियस है इतना बड़ा है, इस वजह से जो पृथ्वी का गोला है, जब आप पृथ्वी के सतह पे चलते हैं तो आपको वक्र नहीं दिखाई देता, एक एकदम समतल दिखाई देता है, दूर दूर तक आपको समतल दिखाई देता है ना। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी का गोला बहुत बड़ा होने की वजह से ऐसा दिखता है, जबकि हमें पता है कि हमारा जो पृथ्वी है वो गोले के आकार का है करीब करीब, तो आपके आकाश में वो गोले के रूप में लटक रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो वक्र होना चाहिए, लेकिन वक्र नहीं दिखता। जब हम सतह पे चलते हैं तो हमें एकदम समतल दिखाई पड़ता है। तो मतलब कोई भी गोला अगर बहुत बड़ा रेडियस का होता है
तो लार्ज डिस्टेंस में उसका छोटा सा भाग अगर देखिएगा लार्ज डिस्टेंस में तो समतल प्रतीत होता है। अब समतल प्रतीत हो रहा है, यहाँ से जो किरणें आएंगी उसी तरीके से जाएंगी, तो समतल के ऊपर तो किरणें कुछ ऐसे निकलेंगी। तो समतल, इसी को समतल तरंगाग्र बोला जाता है। तो समतल तरंगाग्र को जब बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने एक, है ना, कि आप एक प्लेन बना लिया इस तरीके से, है ना, और इसके ऊपर जो रे है वो परपेंडिकुलर निकलेगी, तो इस तरीके से निकलेगी रे। ये पैरेलल लाइन बनाएंगे, ध्यान रखना है कि आपको पैरेलल लाइन बनाना है इसको। इस तरीके से तो ये हो गया, इसको कहते हैं समतल तरंगाग्र, प्लेन वेव फ्रंट बोलते हैं, समतल तरंगाग्र। और समतल तरंगाग्र के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो पता है प्रकाश की किरणें होंगी, तो ये प्रकाश की किरणें जो होती हैं उसके लंबवत होती है, तो ये प्रकाश की किरण की दिशा होती है। तो ये तीन तरह के आपको तरंगाग्र पूछे जाते हैं। समतल तरंगाग्र क्या होती है, गोलीय तरंगाग्र क्या होती है, बेलनाकार तरंगाग्र क्या होती है, या तरंगाग्र के प्रकार के बारे में बताइए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और एक जो है वो अपसारित और अभिसारित तरंगाग्र होता है, वो ऐसे ही पूछता है आपसे, वो तरंगाग्र के प्रकार में नहीं आता है, लेकिन आपसे पूछ लेता है कि अपसारित और अभिसारित तरंगाग्र क्या होती है, ठीक है ना। तो अपसारित जो होता है अपसारित किरणों से बनता है, और अभिसारित जो होता है अभिसारित किरणों से बनता है। तो एक जो है अभिसारित तरंगाग्र बोलते हैं, कन्वर्जेंट, ठीक है ना, कन्वर्जेंट या कन्वर्जिंग जो भी कर सकते हैं, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। तो ये कैसे बनता है, तो जैसे मान लीजिए किरणें जब किसी बिंदु पर, ये बिंदु है मान लीजिए, इस पे किरणें जो है अभिसारित होती हैं, अभिसारित होने का मतलब कन्वर्ज करना, है ना, उसी बिंदु पे सारी किरणें आ रही है, ये किरणें जो है इसके ऊपर आ रही है। तो कैसे वेव फ्रंट बनेगा, पहले वेव फ्रंट कुछ जैसे रेडियस वाइज लीजिएगा तो पहले वेव फ्रंट कुछ ऐसे बना होगा, फिर वेव फ्रंट कुछ ऐसे बनेगा, फिर वेव फ्रंट ऐसे बनेगा, क्योंकि वो तो वेव फ्रंट ये जो यहाँ से VT डिस्टेंस लीजिएगा तो ये रेडियस बनेगा, फिर VT डिस्टेंस यहाँ से लीजिएगा तो इस तरीके से कर्व बनाता हुआ, तो ये वेव फ्रंट बनेगा। इसको कहते हैं अभिसारित तरंगाग्र। ठीक है ना, जब किरणें जो है कहाँ जा रही है, किसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, अभिसारित हो रही है, जब किरणें किसी बिंदु पर आती है ना, कन्वर्ज करती है, मिलती है, तो वेव फ्रंट यहाँ से VT डिस्टेंस लीजिएगा तो यह सारा जो वेव फ्रंट बनेगा उसको हम अभिसारित कहेंगे। और जब किरणें एक दूसरे से डाइवर्ज करेगी, है ना, ये डाइवर्ज कर रही है, देखिए किरणें इधर से एक दूसरे से दूर भाग रही है ऐसे, तब जो बनेगा मतलब VT डिस्टेंस लीजिएगा तो इस तरीके से आएगा, है ना, किरणें इस तरीके से आएगा, तो जो वेव फ्रंट है वो इस तरीके से बनेगा, है ना। तो इसको जो बोलते हैं अपसारित बोलते हैं, है ना, अपसारित तरंगाग्र बोलते हैं, है ना। इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। तो ये कभी कभी इसको ड्रॉ करने पूछ देता है कि कन्वर्जिंग वेव फ्रंट या डाइवर्जिंग वेव फ्रंट का फिगर बनाइए। तो ये कन्वर्जिंग है, ये वाला कन्वर्ज कर रहा है रे, इसलिए कन्वर्जिंग है। डाइवर्ज मतलब दूर भाग रहा है एक दूसरे से रे, इसलिए इसको अपसारित बोलते हैं, इसको अभिसारित बोलते हैं। तो ये तरंगाग्र में हम लोग पढ़ेंगे, जितना भी है वो प्रकार हमने। इसके बाद हम लोग करेंगे जो हाइगन्स का सिद्धांत था, है ना, तरंगिका का सिद्धांत जो था, हाइगन्स थ्योरी, उसके बारे में हम लोग इसके आगे करेंगे। तो हाइगन्स वेव थ्योरी या हाइगन्स प्रिंसिपल बोला जाता है, जिसमें उन्होंने कहा कि तरंगे जो है वो के तरंगों के रूप में जो प्रकाश होती हैं वो गमन करती है ना, और किस फॉर्म में करती है, तो जो वेव फ्रंट बनाते हुए चलती है। तो वेव फ्रंट बनाते हुए काल्पनिक माध्यम में, जिसको हमने कहा था ईथर माध्यम है, उसके अंदर उन्होंने कहा था
की किरणें जो है तरंग के रूप में गमन करती हैं। तो उसके बारे में हम लोग अब नेक्स्ट करेंगे हाइगन्स प्रिंसिपल, ठीक है ना। ये देखिए हाइगन का तरंग सिद्धांत है। हाइगन के तरंग सिद्धांत में ये 4 बातें आपको पढ़नी होती है जो हमने आपको समझा भी रखा है। हाइगन का तरंग सिद्धांत में पहला सिद्धांत क्या कहता है कि किसी तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नए तरंग स्रोत की भांति काम करता है। तो हमने ये बताया था आपको कि मान लीजिए कोई बिंदु स्रोत ये है, तो यहाँ से जो तरंगाग्र जो मान लीजिए गोलीय बनता है वो सारा जो है VT डिस्टेंस दूरी तय करके बनता है। ये जो डिस्टेंस है VT हमने कहा था, है ना। तो ये नया बिंदु जो यहाँ पे होता है, मतलब इसके ऊपर ये जो तरंगाग्र बना, गोलीय तरंगाग्र बना, है ना, इस गोलीय तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, ये बिंदु सारा बिंदु जितना भी इसके ऊपर बिंदु है एक नए स्रोत के भांति काम करता है, जहां से जो प्रकाश की किरणें हैं तरंग के रूप में फिर से आगे बढ़ती है और फिर से एक नए तरंगाग्र का निर्माण करती है। तो ये जो बिंदु है ना, इसको सेकेंडरी वेवलेट्स कहा जाता है, द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है। मतलब ये जो नया तरंगाग्र बनता है वो इस स्रोत की वजह से बनता है। यहाँ से फिर से जो तरंग निकलती है वो टी टाइम में VT डिस्टेंस ट्रेवल करती है, टी टाइम में VT डिस्टेंस ट्रेवल करती है, टी टाइम में VT डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इस तरीके से। और फिर से जब इसका इन्वेलप लिया जाता है, इसका जब कॉमन टेंजेंट लिया जाता है, तो ये द्वितीयक तरंगाग्र बनता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट बनता है। तो ये प्राइमरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट ये मुख्य बना, उसके बाद से ये द्वितीयक बनता है। तो द्वितीयक बनाने वाला द्वितीयक स्रोत होता है जिसको सेकेंडरी वेवलेट्स या सेकेंडरी डिस्टरबेंस कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, या द्वितीयक बिछोव कहा जाता है, डिस्टरबेंस कहा जाता है। तो ही मैंने लिखा है किसी तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नए तरंग स्रोत की भांति काम करता है। ये नया तरंग स्रोत बन जाता है, ठीक है ना, जिससे नई तरंगें उत्पन्न होती है, जिसे द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है। तो ये द्वितीयक तरंगिकाएं हो जाती है जो नया स्रोत बन जाता है, ठीक है ना। और यहाँ से जो उत्सर्जित तरंगें होती है वो द्वितीयक तरंगिकाएं सभी दिशाएं में, मतलब यहाँ से द्वितीयक तरंगाग्र बनाता है। यहाँ से जो वेव है फिर से सभी दिशाओं में निकलती है। तो वही यहाँ पे ये सारा वेव जो है फिर से सभी दिशाओं में निकलेगा, इधर से वेव जाएगा, सारे पॉइंट से वेव निकलेगा इधर। और जब इसका कॉमन टेंजेंट लेंगे, स्पर्श रेखा लेंगे, तो ये तरंगाग्र नया बनाएगा, है ना। तो वही मैंने लिखा, उन बिंदुओं से, ये बिंदु जो सारे हैं उनसे उत्सर्जित होने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं सभी दिशाओं में वास्तविक तरंग वेग से ही गमन करती है। सेकेंडरी डिस्टरबेंस जिसको बोलते हैं, सभी दिशाओं में गमन करती है। और फिर से इसके जो समान दिशा में समान दूरी पर स्थित अगर होगा तो उसको समान दिशा नहीं, समान दूरी पर स्थित जो बिंदु होंगे, जो समान कंपन कर रहे होंगे, समान कला में कंपन कर रहे होंगे, उनको अगर आप मिलाएंगे, उनका स्पर्श रेखा लेंगे, तो एक सतह बनता है जिसको फिर तरंगाग्र बोला जाता है। तो किसी क्षण अग्र दिशा में, आगे की दिशा में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में द्वितीयक तरंगिकाओं पर खींचा गया स्पर्श रेखा, टेंजेंट जिसको बोलते हैं, एक नया तरंगाग्र बनाता है। तो ये नया तरंगाग्र बन गया, ये पहले वाला था अब ये नया बन गया, है ना। तो ये मैंने पहले भी समझा रखा आपको कि यहाँ से जो दूसरा जो तरंगाग्र बनेगा कैसे बनेगा, तो ये सारे बिंदु जो हैं एक नए स्रोत बन जाते हैं तरंग का। वहां से फिर से तरंगे आगे जाती है, उसी वेग से जाती है जिस वेग से यहाँ से तरंग आई थी। तो तरंग की का जो वेग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, सारी दिशाओं में तरंग और तरंगाग्र दोनों का जो वेग होता है सेम ही होता है किसी भी दिशा में। तो यहाँ से वेग फिर से भी वेलोसिटी से निकलेगा, लेकिन सारे स्रोत जो होते हैं ये सेकेंडरी डिस्टरबेंस इनको बोला जाता है। यहाँ से सेकेंडरी डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, मतलब ये द्वितीयक तरंगिकाएं हो जाती हैं, नया स्रोत बन जाता है तरंग का, ठीक है ना। और ये फिर से आगे की दिशा में, अग्र दिशा में ट्रेवल करती है, अग्र दिशा में गमन करती है। तो समान दूरी पर स्थित जितने भी बिंदु होते हैं वो फिर से समान कला में कंपन कर रहे होते हैं। उनका अगर हम स्पर्श रेखा मिलाते हैं या लोकस लेते हैं, या कह सकते हैं उनका इन्वेलप अगर बनाते हैं, आवरण बनाते हैं, तो वो हमें एक नया तरंगाग्र देता है। और तरंगे इसी तरंगाग्र को बनाते हुए, तरंगाग्र को निर्मित करते हुए आगे बढ़ती है। मतलब फिर से यहाँ पे जितनी बिंदु होगी, इस सतह पे जितनी बिंदु होगी, फिर से वो सेकेंडरी डिस्टरबेंस बन जाएगा इसके तरह, और वो वहां से फिर से तरंग आगे निकलेगी, फिर से उसका टेंजेंट लेंगे, मतलब उसका
स्पर्श रेखा से उसको मिलाएंगे तो जो हमें सतह मिलेगा उसको तरंगाग्र बोलेंगे। तो इस तरीके से गोलीय ये बिंदु स्रोत अगर है तो बिंदु स्रोत से गोलीय सतह बनता हुआ, मतलब गोलीय तरंगाग्र बनाता हुआ तरंग आगे की दिशा में बढ़ता है, अग्र दिशा में बढ़ता है। और ये भी बताया था कि किरणें जो होती है तरंगाग्र के ऊपर लंबवत होती है ना। हाइगन ने केवल ये बोला कि जो तरंगाग्र होती है आगे की दिशा में, अग्र दिशा में केवल बढ़ती है, पश्चिम दिशा में, बैकवर्ड डायरेक्शन में वो उनका जो अभाव होता है, मतलब पीछे की दिशा में तरंगाग्र नहीं होती है। क्यों नहीं होती है इसका रीजन उन्होंने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो पीछे की दिशा में होती है वो तरंगे नहीं होती हैं और तरंगाग्र का निर्माण नहीं करती हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ये हाइगन्स प्रिंसिपल में पूछ सकता है आपसे 2 नंबर में कि तरंगाग्र जो हाइगन्स का तरंग सिद्धांत है वो क्या है। तो आपको ये 4 उसमें लिखेंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हाइगन्स के ऊपर, हाइगन्स प्रिंसिपल के बेसिस पे आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये प्रूव करना आता है, जो कि पिछले साल आ चुका है, तो आपको इस बार नहीं आएगा वो, तो वो मत करिएगा, उसको मैं अभी नहीं कराऊंगा, बाद में मैं कराऊंगा। तो ये जो है हाइगन्स प्रिंसिपल, लेकिन हो सकता है पूछ दे 2 नंबर में, तो ये मैंने आपको कराया। अब आपको मैं कराऊंगा जो अध्यारोपण का सिद्धांत है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है, और उसके बाद व्यतिकरण, उसके ऊपर जो आपको आता है इंटरफेरेंस, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंटरफेरेंस कराएंगे आपको, ठीक है ना। तो पहले है हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत और वही प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, या जो उसके बारे में हम लोग, या अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में हम लोग करेंगे। ये देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत है ना, ये अध्यारोपण का सिद्धांत दिख रहा है, हमने यहाँ पे लिखा अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक तरंगे एक साथ किसी माध्यम में गमन करती है, 2 या 2 से अधिक तरंगे किसी माध्यम में गमन करती है, तो किसी क्षण माध्यम के किसी बिंदु पर उत्पन्न परिणामी विस्थापन क्या होता है, तो दोनों उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई, ये मान लीजिए आपका स्क्रीन है ना, इसके ऊपर कोई बिंदु P है और यहाँ पे कोई वेव जो है इस तरीके से आ रहा है ना, एक वेव ये आ रहा है, दूसरा वेव इस तरीके से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, ऐसे करके वेव जा रहा है। ये वेव अगर अपना जो है डिस्प्लेसमेंट y1 क्रिएट करता है और ये y2 विस्थापन उत्पन्न करता है, तो इस बिंदु पर अगर कुल विस्थापन जानना है कि कुल विस्थापन कितना होगा, तो कुल विस्थापन y जो होता है वो y1 प्लस y2 के बराबर होता है। ये ध्यान रखना है कि इस बिंदु पे हमको क्या करना है, कुल विस्थापन निकालना है। कुल विस्थापन कैसे निकलेगा, तो यहाँ से जो विस्थापन इस तरंग ने जो यहाँ पे विस्थापन पैदा किया वो y1, और यहाँ से इस तरंग ने जो विस्थापन पैदा किया y2, दूसरा होगा और होगा y3 y4, सबको जोड़ देते हैं, लेकिन उसका ध्यान रखना है सदिश योग करते हैं, क्योंकि सदिश योग जो होता है उसके सदिश योग के बराबर होता है, अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर कुल विस्थापन होता है। वही मैंने लिखा है, इस सिद्धांत के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक तरंगे एक साथ किसी माध्यम में गमन करती है, तो किसी क्षण माध्यम के किसी बिंदु पर उत्पन्न परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। यदि किसी क्षण 2 तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापन y1 तथा y2 है, तो उस क्षण उस बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर उत्पन्न परिणामी विस्थापन y = y1 प्लस y2 होता है, जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये ध्यान रखना है, y = y1 प्लस y2 होता है। तो ये जो है अध्यारोपण का सिद्धांत है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, अध्यारोपण का सिद्धांत पूछा जाता है। और इसके बाद हम लोग करेंगे व्यतिकरण। तो व्यतिकरण हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यहाँ तक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तक इसको करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो व्यतिकरण करेंगे उसमें, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोग इसको अध्ययन कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। तो पढ़िए इसको। अब मैंने वेव का जो पहला वीडियो है, अब ये पहला वीडियो होगा, और इसके बाद हम लोग व्यतिकरण करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे, ठीक है।